बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन जो कि सियालकोट में हुआ, PP38, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है चौधरी एहसन सलीम बरियार और उनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तारिक सुबहानी। चौधरी एहसन सलीम बरियार ने यह सीट तकरीबन 7000 से जायद वोटों की लीड से अपने नाम की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस सीट को लेकर बड़ी पुरुम्मीद थी। मरियम नवाज ने भी बड़े नारे किए, बड़े दावे किए उन्होंने कि ये सीट हमारी है और हमारी ही रहेगी, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। बड़ा अपसेट हुआ यहां पर। और लेकिन उसके बाद एक चीज और भी हमने देखी कि बहुत सारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उन्होंने इस इलेक्शन को एक्सेप्ट किया और जो मरियम नवाज साहबा है उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था, पता उस वक्त चलेगा जब जनरल इलेक्शन होंगे। तो इसी से रेलेवेंट जो हमारा सवाल है अपने पैनलिस्ट से वो ये होगा कि ज़िमनी इलेक्शन जो कि सियालकोट में हुए हैं, क्या जनरल इलेक्शन में नून लीग के लिए ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है? अपने पैनल का तारुफ करवाती चलो। सबसे पहले सैयद शोहबुद्दीन साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज बड़ाई साहब तशरीफ रखते हैं, साथ ही आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और साथ ही साथ हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया है हामिद खान अल मशरकी साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मशरकी साहब, शुएब साहब आपसे शुरू करेंगे। क्या जो जनरल इलेक्शन होंगे, जैसे मरियम नवाज साहबा ने कहा कि पता तो उस इलेक्शन में चलेगा, तो क्या पता चलेगा, क्या वाकई खतरे की घंटी है ये नून लीग के लिए? खतरे की घंटी है। 2018 के इलेक्शन में PTI वो वाहिद जमात थी जिससे चारों सूबों में कुछ ना कुछ ज़रूर मिला। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ से इसलिए कि बलूचिस्तान में बहुत माइनर मिला, लेकिन मिला तो सही। सिंध में उनको कराची से अच्छे वोट मिल गए, KP के पूरा वो मुकम्मल सूबा ही संभाल गए। बिल्कुल। पंजाब में गवर्नमेंट बना ली, पीपल्स पार्टी को सिंध मिल गया। मुस्लिम लीग नून को सूबा पंजाब का सिर्फ वो इलाका मिला था जो GT रोड पे है। सही। GT रोड के दोनों तरफ सेंट्रल पंजाब, सिर्फ ये मिला, क्योंकि अगला जो हिस्सा है पिंडी डिवीजन का, वहाँ पे फिर दोबारा PTI का वापसी हुई। ये पिंडी से जेलम से इधर और लाहौर से थोड़ा सा ऊपर तक ये सारा इलाका मुस्लिम लीग नून ने जीता। बिल्कुल ठीक। इस इलाके के अंदर अगर एक इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून हारती है जी जी, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि अभी इससे चंद महीने पहले हमने डस्के का इलेक्शन देखा था जहाँ पे नौशीन इफ्तिखार जीती थी। बिल्कुल। उस इलेक्शन में भी मतलब चाहे वो दोबारा हुआ या पहले जो भी हुआ वो उससे कता नजर मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीट वापस ले ली। ठीक हो गया। वजीराबाद में भी उनका जिन इलेक्शन हुआ वहां भी सीट वापस ले ली उन्होंने। लेकिन सियालकोट उनका गढ़ है, पुराना गढ़ है, ख्वाजा आसिफ का शहर है, आज का नहीं। और यहाँ पे फरदौस आशिकवान भी हारी और उस्मान डार भी हारे। बिल्कुल। मतलब ये वो लोग थे जो कि पब्लिक से करीब थे लेकिन नून से इलेक्शन में हार गए थे। सही। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब है मरियम को यकीन था कि हम सियालकोट में जीत जाएंगे। सही। कि आप देखें वो वहाँ की इलेक्शन मुहिम ख़त्म करके आज़ाद कश्मीर की, उसके बाद यहाँ पे आखिरी दिन पहुंची। उसके अलावा उन्होंने कोई जलसा नहीं किया यहाँ पे, उनका सारा जोर आज़ाद कश्मीर में लगा रहा। वो मतलब पूरी उम्मीद थी कि लेकिन वो एक बात भूल गई थी कि पंजाब में भी आज़ाद कश्मीर की 10 सीटें हैं। एग्जैक्टली। और रिजल्ट ये हुआ कि सियालकोट भी गया, गुजरांवाला भी गया, लाहौर भी गया, पूरा पंजाब उनके हाथ से आज़ाद कश्मीर की सीटें छिन गई। बिल्कुल ऐसे। ये सबसे बड़ा नुकसान उनको यहाँ भी हुआ। अब ये अपनी जगह नुकसान था, लेकिन उस नुकसान का एक और जो नुकसान उनको बड़ा हुआ कि उस रिजल्ट के फौरन बाद 25 के बाद 28 को 2 दिन दरमियान में थे, इलेक्शन आ गया सियालकोट का। उसी सियालकोट का जहां पर PTI ने बड़े ही वो अब खुले मार्जिन से अपनी सीटें जीती थी आज़ाद कश्मीर की। सही। ये रिजल्ट जरूर इफेक्ट हुआ है उससे, उसका असर भी इस इलेक्शन पे पड़ा है। ठीक है। उसके अलावा एक बात याद रखें, मरियम का बयानिया बिल्कुल नुकसानदेह है, बिल्कुल नुकसानदेह है। लोग याद रखें ठीक है कि सेंट्रल पंजाब
पाकिस्तानी फौज की बैकबोन है। बिल्कुल ठीक। इसी सेंट्रल पंजाब से फौज के पूरी भर्ती होती है। यहाँ के हर घर में कोई जिंदा फौजी भी फौज में मौजूद है और रिटायर्ड घर में बैठे हुए हैं। आप उनको गाली निकाल कर, बिल्कुल सही, आप उनको गाली देकर आप उनसे वोट मांगते हैं, कैसे मुमकिन है? आप मुझे गाली दें और मुझसे जवाब में खैर की तवक्को रखें। मैं कमजोर आदमी हूँ, कुछ नहीं कर सकूंगा, आपको बददुआ दे दूंगा। लेकिन जब काम पड़ता है ना शुएब साहब, तो फिर हम उन्हीं फौजियों को जो है वो अपना बेटा भी करार दे देते हैं। जी, वो मजबूरी है ना, मजबूरी है, यही मैं कह रहा हूँ ना, ये इनकी बदकिस्मती का आगाज हो चुका है। सेंट्रल पंजाब में जो पहली जो इनके ताबूत में कील थी वो ठोक दी गई है। ठीक हो गया। अब वो मजबूत कैसे होगा, वो हम इंतखाबात की कीलें मंजूर कर देंगे। ठीक होगा। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? शोएब साहब के कहने का मतलब ये है कि जो सियालकोट के अवाम हैं जो सरहद के साथ रहते हैं, उन्होंने मरियम नवाज का बयानिया दूसरी तरफ भारत में फेंक दिया, सरहद के दूसरी तरफ। सही। एक्चुअली सुमेरा आप देख रही है कि खान साहब जो है ना वो रिटर्न बैक कर रहे हैं। इमरान खान के चाहने वाले लोग और उनके जो भाई हैं वो कहते हैं कि खान साहब मैदान में आते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, मसाइल भी होते हैं, मसाइब भी होते हैं, लेकिन वो जिस रिदम से, सुकून से, मुस्तकिल मिजाजी से ठहराव में रहते हैं, फिर वो फतह की तरफ जाते हैं। ये खेल में भी उनकी तरीक़ाकार रहा है और उसने कामयाबियाँ दिखाई हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि खान साहब जो शुरू में जब आए तो मुश्किलात भी आई, पूरी कौम भी खिलाफ हुई, महंगाई की लहर भी आई, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन अब लगता है खान साहब संभल गए हैं। अच्छा। पहले जब बजट आया, फिर उसके बाद जब इलेक्शन आया, इलेक्शन में भी आप देखें जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए ज़्यादातर पीटीआई हारती गई और एक फ़ज़ा बन गई कि जी खान साहब जो हैं वो बिल्कुल मुश्किलात में गिर गए हैं, लेकिन उन्होंने मुश्किल मिजाजी से काम जारी रखा। और अब मैं समझता हूँ कि जहाँ माशी मैदान में उनकी टीम बाहर आ गई है मुश्किलात से, इंतहाबी मोमेंटम ही बन गया उनका। अब इंतखाबात में जैसे कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने जीता है, फिर उन्होंने सियालकोट का इलेक्शन जीता है, और आप देख रहे हैं कि सियालकोट का जो इलेक्शन हुआ है जिसमें जब मरियम नवाज़ आई तो उन्होंने अपनी टीम को बुलाया। मरियम नवाज़ तो मुझे अजीब उनकी कोई मंतक समझ नहीं आ रही है, सारे लोग सोच रहे हैं वो क्या कर रही हैं। तो उन्होंने जो इंतहाबी जलसा किया सियालकोट में, तो उन्होंने बुलाया लोगों को, अता तारड़ को बुलाया और कहा अता तारड़ मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ, तुम्हें शाबाश देती हूँ, जितना खूबसूरत तुमने काम किया, तुमने इलेक्शन जीत लिया है। और अता तारड़ को जब थपकी लगी तो उन्होंने एक चैनल पे कह दिया कि अगर मैं इलेक्शन नाम बदल देना मेरा, लीड से ना जीतूं तो मेरा नाम बदल देना। और प्यासा लोग बड़े नाम सजेस्ट कर रहे हैं, आप भी तजवीज़ कर रहे हैं। मेरा शोएब साहब का तजुर्बा ज्यादा है। प्यासा बहुत सारे नाम सजेस्ट, एक जगह पे मीम बनी हुई थी और लिखा था खता तारड़, अता तारड़ की जगह पता नहीं आज शोएब साहब ऐसे मुनासिब नाम रखा आपने, पता नहीं आप उसको उनका नाम क्या रखेंगे। नहीं, बड़ा अच्छा नाम लिया उन्होंने। क्या वो सोशल मीडिया पर मैंने देखा तो मैंने कहा पता होना चाहिए क्या सोच रहे होंगे वो क्या नाम रखना है उन्होंने, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल बन गया। और अभी जो एक सौ देखें मरियम नवाज़ ने कहा जी ये सिलेक्शन, एक तरफ तुम इलेक्शन कंपेन के गई हो, कश्मीर में भी तुमने इलेक्शन लड़ा, इतने जलसे महंगे किए हैं, पैसे हैं, लोग आए हैं, और फिर फ़ौरन बाद ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। शोएब साहब मेरे साथ एग्री करेंगे कि इतनी तहरीक है और इतनी मूव करके इलेक्शन मुहिम चला के और फिर कह देना ये सिलेक्शन है, तो पहले आप क्यों गई वहाँ पर और क्यों इतनी नारेबाजी की, और क्या तो पहले सारा वो मोमेंटम बना के फिर वो कहती हैं कि सिलेक्शन है। तो मरियम नवाज़ साहब सियालकोट के जहाँ तक हालात हैं, मैं आपको बताऊँ ये जो इलेक्शन हारे हैं, मरियम नवाज़ कोरोना करंटीना में है, कोरोना की वजह से, अल्लाह करे उनको सेहत दे, अब पता नहीं वहाँ से निकलेंगी, वो कोरोना की करंटीना से निकलेंगी, लेकिन ये जो सदमा उनको सियालकोट से पहुँचा है, ये बड़ी देर तक शोएब साहब ज़्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं, इसका दर्द और ये जो जख्म है ये उनको बड़ी देर तक कुरेदता रहेगा। नहीं, लोग कुरेदते भी रहेंगे ना। और ये मैं समझता हूँ, और जो उनकी सूरत बन गया अंदरूनी खाना, जो मामला उनके बन गए सारे इस इलेक्शन की वजह से, और जो वो सियालकोट में आई जिस तरह और जिस मुश्किलात से उन्होंने पार्टी को दो चार किया है, और मैं समझता हूँ कि आप जितने भी इवन आप देखें जो नौशीन अफ्तार जो डस्का से MNA बनी हैं, जो मलिक अहमद खान हैं, उन दोनों ने निजी चैनल्स पे कहा है कि जनाब ये इलेक्शन फेयर हुए हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ जितने मीडिया के लोग थे, मैं भी गया था, हम लोगों ने देखा, और जिस तरह एक तहरीक चलाई, मैं समझता हूँ कि ये जो PTI का एक उम्मीदवार जो मिला है, जिस तरह सुबह से नजर आ रहा था कि पोलिंग स्टेशन पे PTI के लोगों का रश है, बारिश के बावजूद लोग अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को घरों से लेकर आ रहे थे, उन्हें फैसिलिटेट कर रहे थे। बहुत अच्छा ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा है, एक मूव किया है, एक पूरी तहरीक की शक्ल में उन्होंने काम किया है, और यही शान होती है इलेक्शन की। तो उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज से इलेक्शन लड़ा है। अब ये जो कह देना कि सिलेक्शन है, मेरे ख्याल में
खतरे की घंटी चौधरी है सलीम बरियार ने सियासत। बहुत अच्छी बात की थी इलेक्शन से एक दिन पहले कि जो कुछ आपने बोला हमने तो नहीं बोला, बिल्कुल। लेकिन हम भी आपको माफ करते हैं, आप भी हमें माफ करें। कल इलेक्शन लड़े और इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आए मैं भी तस्लीम करूंगा, आप भी तो तस्लीम। आप भी तस्लीम करें। मेरे ख्याल में ये एक हिस्ट्री बनी है कि बिल्कुल। कैंडिडेट के वालिद ने इस तरह की मौत पर बात की है। Exactly। तो मेरे ख्याल में अगर मरीम नवाज ये कहती कि हाँ हम इलेक्शन हारे हैं, तो उनकी इज्जत उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है और वकार उनका बढ़ना था वकार बढ़ उनका। जाता है। तो बिल्कुल। असल में उनको ये बात सही है कि उनको अब खतरा नजर आ रहा है कि ये जैसे शेख साहब ने बड़ा खतरे अच्छा की कहा घंटी कि है ये। एक ही उनके ठीक पास हो जेटी गया। रोड था तो गेट वे उनके लिए बंद किया। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए ये जो है ना ये इलेक्शन जो है 2023 के लिए एक अच्छा सिग्नल है। ठीक है। और ये यकीनन खतरे की घंटी है नून खतरे लीग की के लिए। घंटी बिल्कुल है। ठीक हो गया। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सुमेरा, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक सवाल है खतरे की घंटी का, तो नून लीग के लिए तो शायद पूरी तरह बजे या ना बजे, लेकिन मरियम बीबी के लिए ये बहुत खतरे की घंटी है। चाहे वो कश्मीर के इंतखाबात हों या सियालकोट का PP38 हो, क्योंकि बात यह है कि जिस तरह अकेली सोलो फ्लाइट करके और मरियम नवाज़ ये तासुर देना चाह रही हैं सही। कि शायद मुस्लिम लीग की वो अकेली लीडर हैं और उन्हीं के अकेली का बयानिया चलेगा और वही सब कुछ कामयाबी की ज़मानत बनेगा, इसको बड़ी शिकस्त हुई है, इसको बड़ा धचका लगा है। ख़ुसूसन जिसको आप कहते हैं ना फ़ौज मुखालिफ बयानिया और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया, वो अवाम में किसी सूरत भी मकबूल नहीं हो रहा, ना हो सकता है, ना होना चाहिए। क्योंकि अवाम जो हैं वो उनका एक जज्बाती लगाव है, उनका एक मिली लगाव है इदारों के साथ, फ़ौज के साथ। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान में इस तरह इदारों को निशाना बनाएगी तो वो ज़मीं बोस हो जाएगी, वो गुम हो जाएगी। सही। और यही कुछ सब कुछ जो है वो नून लीग के साथ हो रहा है। और PP38 में मैं या एक दो डिफरेंट TV चैनल्स पर भी मैंने अपना इज़हार ख्याल किया, तो उसमें मैंने ये बात वाज़ेह तौर पर कही कि इसके अंदर कामयाबी में सलीम बरियार साहब का अपना बड़ा अमल दखल है, बड़ी उनकी अपनी मेहनत और काविशें शामिल हैं। और मैंने दूसरे चैनल पे साफ कहा कि जब कोई भी सियासी जमात सही बंदा सिलेक्ट करती है अपने उम्मीदवारों में, सही। तो उसके कामयाबी के इम्कानात और तनासुब बढ़ जाता है। और यही मामला जो है वो सलीम बरियार साहब के बेटे की शक्ल में सामने आया कि एक सही उम्मीदवार जब खड़ा किया जाए और ऐसा शख्स उम्मीदवार खड़ा किया जाए जिसकी एक अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री हो और एक स्ट्रगल हो और इलाके के लोगों के अंदर का बंदा हो और वो जानते हों, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये PTI की अपनी जीत तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये इनफरादी तौर पर भी उस बयानिए की जीत है जिसमें ये कहा जाता है कि टिकट्स जो हैं वो सही लोगों को मिलने चाहिए, अवामी नुमाइंदों को मिलने चाहिए। और बरियार साहब के बारे में आप सब जानते हैं जिस तरह कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है खलके के अंदर, सियालकोट के अंदर, और सियालकोट के बाशऊर अवाम ने उनको इस बारे में एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उनको फतह की शक्ल में। तो मैं समझता हूँ कि PTI जो है वो जहाँ कामयाबी पकड़ रही है वहाँ मुस्लिम लीग ज़रूर कमज़ोर हो रही है। मुस्लिम लीग के लिए ख़तरे की घंटी अभी पूरी नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़ के लिए पूरी ख़तरे की घंटी। जी ठीक है हामिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे कि जब से हम ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज सियासत में इन हुई हैं, तो नून और शीन का बयानिया हमें अलग होता हुआ दिखाई दिया है। गो के इन दोनों की जानिब से इसको बड़ी दफा जो है वो रद्द भी किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये वाजे रहा। बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर हमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तो नजर आए, वहां पर मरियम नवाज हमेशा मिसिंग रही। और कुछ ऐसे भी मौके हैं जहां पर मरियम नवाज जो है वो फ्रंट इन पे होती थी और जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज है वो हमें कभी कहीं भी दिखाई और सुनाई भी नहीं दिया। अब हालिया जो कश्मीर इलेक्शन हुआ है वो भी एक ताज़ा और बड़ी मिसाल हमारे सामने है। और कुछ जराए ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हिकमत अमली नज़रअंदाज होने पर शहबाज शरीफ जो है वो सख्त नाराज हुए हैं और उन्होंने ये धमकी दी है कि वो पार्टी सदारत जो है वो छोड़ देंगे। जो हमारा सवाल है इससे रेलेवेंट वो ये है कि क्या शहबाज शरीफ गैर फाल है अब? शुएब साहब, अमलन तो गैर फाल ही हैं। अगर वो आज़ाद कश्मीर में उनको मुहिम से रोका था तो उनको पंजाब में मुहिम चलाने से किसने रोका था? बिल्कुल। क्या वो पंजाब की 10 सीटों को नहीं संभाल सकते थे? क्या शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज अगर पंजाब में, लाहौर में, सियालकोट में, गुजरांवाला में जलसे करते, अपने इलेक्शन के हवाले से 10 सीटें हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल मामूली बात नहीं है। इनके साथ ही फैसला होना था फिर आज़ाद कश्मीर के फैसला। लेकिन कहाँ थे? कहीं नहीं थे, नहीं नजर आए, किसी के घर नहीं गए,
किसी जलसे में नहीं गए, किसी जगह पर अपनी शक्ल नहीं दिखाई। बिल्कुल ऐसे ही। ये शक्ल नहीं दिखाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब शक्ल दिखा दी जाती है तो फिर वो अब सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर नजर आते हैं और जगह आजकल चलती रहती है बार बार। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने इससे इज्तनाब किया है, वो बिल्कुल साइड पे होके बैठ गए दोनों बाप बेटा, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर पंजाब सूबाई असेंबली, बिल्कुल दोनों, यानी कि उन्होंने ये रिएक्ट किया है, ये अपना जवाब दिया है मरियम को आज़ाद कश्मीर सौंपे जाने का। बिल्कुल सही। मरियम को आज़ाद कश्मीर सौंपे जाने से पहले ये सुना था कि शहबाज शरीफ साहब जलसों से खिताब करेंगे, लेकिन उसके बाद पहला जलसा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, सही, तो समझ आई कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब का यहाँ पे किरदार नहीं है। तभी से स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी, लोग बात कर रहे थे, जो सियासत को देखते हैं, जो पढ़ते हैं, जिनको रोज़ जिनका काम ही यही है, वो ये कह रहे थे कि शहबाज साहब कश्मीर में क्यों नहीं गए, यानी कि मरियम को ये मैदान खुला दिया गया है बिल्कुल कि आप जाओ और जाके फतह कर लो। वो तो अपनी तरफ से फतह करने गई थी ना वहाँ पे, ऐसा ही है, बिल्कुल। उनके नज़दीक तो वो जो 35 सीटें थी वो उनको फतह करने गई थी, और उनका ये ख्याल था कि मैं आई, मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके अपने बयानिए ने उनको जलील करवा दिया। मैं लफ्ज जलील इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि अगर आप इंडिया का बयानिया लेके चलेंगे, हाँ जी, अगर आप मोदी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अगर आप आज़ाद कश्मीर में बैठ के मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल और आप एक ऐसे ही टाइम पे आपके वालिद साहब लंदन में पाकिस्तान को गाली देने वाले अफगान लीडर के साथ मिलेंगे, और ये भी कहा जाएगा कि इंडियन काउंसलेट के किसी बंदे से मुलाकात हुई है, तो फिर आपके साथ वही सलूक होगा जो आपके साथ कश्मीरियों ने किया, जो आपके साथ पाकिस्तान में आबाद कश्मीरियों ने किया। ठीक हो गया। ये इस्माइल गुज्जर को जवाब है बिल्कुल कि तुम इंडिया से मदद मांगोगे तो मैं इस काबिल नहीं छोड़ेंगे। सही होगा, बिल्कुल। ना तुम जीतोगे ना तुम मदद मांग सकोगे। अब मदद मांगते रहो। शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे घर बैठे हैं, ठीक हो गया, ना लाहौर में कहीं नजर आ रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, बिल्कुल सही उनकी कोई पिक्चर, कोई तस्वीर, कोई मुलाकात वायरल नहीं, लेकिन बयान आ गया कि उन्होंने ओहदा छोड़ने का बयान नहीं है, ये एक अफवाह से खबर चलाई गई है। एक्चुअली ये, लेकिन बात कुछ होती है, गुज़श्ता 3 दिन से सोशल मीडिया पे ये स्पेकुलेशंस चल रही थी कि क्या शहबाज शरीफ साहब छोड़ें। सही हो गया, सही हो गया। जी फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? उल्टी उल्टी खबर तो यही है कि आप सदारत भी छोड़े, लेकिन मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ गैर फाल नहीं हुए। अच्छा, वो अपनी स्ट्रेंथ में आए। आप देखिए कश्मीर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, कश्मीर की क़यादत राजा फारूक हैदर और मरियम नवाज़, ये सारे कह रहे हैं कि वहाँ पे धांधली हुई है। शहबाज शरीफ ने बड़े लॉजिक से उनसे पूछा है कि मुझे बताएं, दलाइल के साथ और फैक्ट फाइंडिंग सूरत में बताएं कि वहाँ धांधली कहाँ कहाँ हुई है। सही। कल आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है PMLN की, कश्मीर की, उसमें सारी थी क़यादत और जो शायद हकान अब्बासी और एहसन इकबाल पंजाब से थे, पाकिस्तान से। तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया, और अंदर की खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब को बड़े मियाँ साहब ने भी कहा, इवन ये भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज ने मियाँ साहब को कहा कि जाएँ वहाँ सदारत करें, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं गए। अच्छा। उन्होंने कहा कि पहले मुझे सबूत फराम किए जाए कि वहाँ धांधली हुई भी है कि नहीं। ठीक हो गया। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है पार्टी के अंदर रहकर। शोएब साहब समझते हैं कि जब पार्टी में इस तरह की बातें होती हैं, बाहर से तो सारे लोग कहते हैं, जब पार्टी के अंदर से सवाल उठे कि धांधली का मुझे सबूत दें, ये बात तो हुकूमत कह सकती है ना कि हमें धांधली का सबूत दें, खान साहब कह सकते हैं, या जो भी PTI की क़यादत कह सकती है, भाई आप कह रहे हैं धांधली हुई है मुझे सबूत दें, तो ये तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं। पार्टी सदर कह रहा है, पार्टी सदर अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि धांधली हुई है आपके साथ, आपका वोट चुरा लिया गया, आपका मैंडेट चुरा लिया गया, तो मुझे ठोस सबूत दे, फिर मैं आपकी तहरीक का हिस्सा बनूंगा, वरना मैं आपकी तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा। और उन्होंने उस इजलास में अमले शिरकत भी नहीं की। तो ये कितनी बड़ी बात है। अब जो उनकी कंडीशन है, इसका मकसद ये है कि मतलब ये बता रहा है कि शहबाज शरीफ गैर फाल नहीं हो गए। उन्होंने बता दिया कि मेरा जो होता है, मैं आज समझ रहा हूँ कि आप चीज़ें गलत कर रहे हैं, और अंदर खाना वही बात है कि मरियम नवाज साहबा जो कुछ कर रही हैं
उनको नज़र आ रहा है कि ये सही नहीं कर रही, इनका सही मौक़िफ़ नहीं है, ये कमज़ोर कर रही है और हम जेन्युइन हार रहे हैं। ठीक है। कल जिस तरह सियालकोट के इलेक्शन में वो कह रहे हैं कि इलेक्शन सही हुए हैं, तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं जब ये सही हार रहे हैं तो ये अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बता रहे, अपनी कमज़ोरियों को छुपा रहे हैं और दांधली का रट लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ का इस हवाले से ये मौक़िफ़ ठीक है और मैं समझता हूँ कि ये उनकी फ़ालियत को उनके ज़ाहिर करता है कि वो अभी हैं स्ट्रेंथ पे कि नहीं भाई आप गलत कह रहे हैं बिल्कुल और सही। मैं आपके साथ रोलिंग स्टोन नहीं बनूंगा, मुझे फैक्ट्स Facts बताएं। तो बताएं, अभी बिल्कुल कल सही। इजलास उन्होंने जो तहरीक का ऐलान किया, देखें अभी उन्होंने कहा है कि जी हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उठा रहे हैं जो करेगी। तो बिल्कुल ये तो शहबाज शरीफ के मौके को तकवीत मिली है, तो ठीक मैं हो समझता हूँ वो पूरी तरह फाल हैं और उन्होंने अपना असर इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हामिद खान साहब आप भी? जी, ये अहम सवाल है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ बड़े लाताल्लुक होते जा रहे हैं, और वो जो बातें हो रही थी कि अब ये जेल से आएंगे तो किसी डील का नतीजा होंगे, क्यों आएंगे, किस तरह आएंगे, तो ये सारी बातें जो हैं ये तकवीत पकड़ती हैं जब हालात इस तरह जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कश्मीर के इलेक्शन में एक ट्वीट भी नहीं करते हैं, एक बयान भी नहीं देते हैं, हारने से पहले, हारने के बाद। और फारूक हैदर साहब से जब इतलात के मुताबिक फारूक हैदर ने जब उनसे कंप्लेन की कि जी अब आप धांधली के ख़िलाफ़ तो बोलें और ये हुआ तो वो हुआ, तो शहबाज शरीफ साहब ने यकसर मुस्तरद कर दिए धांधली के सारे इल्ज़ामात और ये कहा कि जी आप सबूत दें मुझे, फिर मैं सोचूंगा कि क्या बात करनी है, वरना मैं कश्मीर के इलेक्शन में कोई बात करने को तैयार नहीं हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब की खामोशी जो है वो दो तरह से देखी जाए, एक ये कि वो मसलहतन खामोश हैं और दूसरा ये कि वो मौके के इंतज़ार में हैं। वो चाहते हैं कि मरियम बीबी एक बार पूरा जोर लगा लें, पंजाबी में हम कहते हैं ठंडा हो जाएं, ठंडी हो जाएं कि जी उनका बयानिया पिट गया है, तो फिर शहबाज शरीफ आगे आएंगे। और इलेक्शंस के करीब अब मुझे नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज़ जब गैर मकबूल होने लग गई तो फिर शहबाज शरीफ ही फ्रंट सीट संभाल लेंगे और मुस्लिम लीग को बचाने की कोशिश करेंगे। अब तक की सूरत हाल तक तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल शहबाज शरीफ की खामोशी जो है वो उनको पसे पर्दा लेके जा रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अपने सियासी कद काठ की वजह से पसे पर्दा जाने वाली शख्सियत नहीं है, बल्कि वो अपनी धमाकेदार एंट्री करेंगे और जल्द करेंगे। जी ठीक है हामिद खान साहब, आपका मौकिफ भी आ गया। एक जुमला ऐड कर जी दूं? जी जी प्लीज। शहबाज शरीफ को गैर फाल उनकी जमात नहीं, उनके बड़े भाई ने कर रहे। लंदन से बैठ के किया था। Exactly. बेटी को आगे किया था, शहबाज को पीछे खींच लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, सही जैसे कह रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को कर दिया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बात करेंगे जी हम कोरोना वायरस की। पंजाब की हालत अगर हम देखते हैं तो इस वक्त जो है वो सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। सारी मार्केट्स अल्हम्दुलिल्लाह ओपन है और स्कूल जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो भी 2 अगस्त से खोलने का ऐलान कर दिया गया है वज़ीर तालीम की तरफ से। लेकिन अगर हम सिंध की सूरत हाल देखते हैं तो डेल्टा वायरस वहाँ पर जो है वो एक्टिव हो चुका है। तकरीबन 3000 केसेज रोजाना की बुनियाद पर वहाँ मस्बत हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कल से ही लॉकडाउन लगेगा। तमाम मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट, सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे जो है वो वहाँ पर 9 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए जो हमारा सवाल है इस पर वो ये है कि डेल्टा वायरस चूंकि अब सिंध में एक्टिव हो चुका है तो जो लॉकडाउन लगाया गया है ये तकरीबन एक मुकम्मल लॉकडाउन जाहिर हो रहा है। तो क्या मुकम्मल लॉकडाउन लगाना सिंध में जरूरी था, क्योंकि ताजरों ने भी इस फैसले को मुस्तरद किया? शुएब साहब देखें, फैसला हमेशा उस जगह की हुकूमत करती है। ये फैसला मुराद अली शाह का फैसला है, मुराद अली शाह की हुकूमत का फैसला है। उन्हें ये फैसला करने का इख्तियार सिंध के अवाम ने दिया है। सही। क्यों? उनको वोट मिले हैं, उनकी हुकूमत है। बिल्कुल। वफाकी हुकूमत इमरान खान की है, वो वफाक का फैसला करते हैं। पंजाब हुकूमत बुज़दार साहब की है, यहाँ पे फैसला बुज़दार साहब करते हैं। सही। हर एक ने अपने अपने फैसले करने हैं, हर एक को अपने मरूजी हालात देख के उसके मुताबिक चलना पड़ता है। पंजाब पीटीआई की हुकूमत यानी कि इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन को नहीं मानती, बिल्कुल वो इसके खिलाफ हैं। ये उनकी एक सोच है कि लोग भूखे हो जाएंगे, लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, लोग क्या करेंगे। सिंध में पहले भी लॉकडाउन हुआ था, सिंध वाले इस हवाले से मुख्तलिफ सोच वाले हैं। तब भी जब वफाक जागा नहीं था, सिंध ने उस वक्त भी कोरोना के खिलाफ जंग शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे ही। ये पहली लहर की बात कर रहा हूं मैं। अब इस वक्त उनकी सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर
कोरोना 30% तक पहुंच गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज जो मुनाद अली शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। वो कहते हैं हमने एक लिबर्टी से, बहुत बड़ी लिबर्टी का नाम है, वहां से जो टेस्ट की रिपोर्ट मिली है वो ये है कि वहां पे जितने भी रिजल्ट आए उसमें से 40% पॉजिटिव थे है। और उन 40% में से 100% डेल्टा वेरिएंट है। खतरनाक सूरत है। डेल्टा वेरिएंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये इर्द गिर्द के 5 अफराद तक पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। अब एक आदमी 5 आदमी को मुतासिर करता है। अब कराची के अंदर लॉकडाउन के अलावा कोई चाराकार बज़ाहिर उनके पास नजर नहीं आ रहा था। सही। अगर आप दुकानदारों को देखें, मार्केटों को देखें, तो वहां कोई भी किसी एसओपी पे अमल दरामद नहीं करता। वाकई सही कह रहे हैं। ना कोई मास्क पहनता है ना कोई टीका लगवाता है। आप अंदाजा ये लगाएं कि एक धमकी दी है सिंध हुकूमत ने बिल्कुल कि हम सिम बंद कर रहे हैं और तनख्वाहें रोक रहे हैं। सिर्फ कल के एक दिन में 8,67,000 अफराद ये बहुत बड़ा नंबर है। ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। अगर इतने ही अफराद रोज लगवाते हैं तो मुझे एक छोटी सी बात सिंध हुकूमत को ये भी समझानी है कि ये हफ्ता जिसको उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, बिल्कुल इसी एक हफ्ते में 50 से 60 लाख अफराद वैक्सीनेटेड हो जाने चाहिए। वैक्सीनेटेड हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह। ये भी एक फायदा होता अगर ये मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाते। अभी भी हो सकता है कि जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए कोई एसओपीज ये नहीं, लेकिन उसकी मसला है ना, हम लोग बाज़त के साथ हम लोग झूठ बोलने में कोई देर नहीं लगाते। सही कह रहे हैं। मैं सड़क पर लोग मोटरसाइकिल कहेंगे जी, लेकर हम वैक्सीन निकलूंगा, लगवाने जा रहे हैं। जी मैं अपनी बेगम को साथ बिठाऊंगा, बिल्कुल सही। एक बेटे को साथ बिठाऊंगा और कहूंगा जी मैं तो वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ। बच्चे को घर पे कहाँ छोड़ के आते सही हैं हो गया, ठीक और हम चले जाएंगे अपने भाई के घर, ठीक हो गया। अपने बहनोई के घर। ये हमारी एक मसला गलत जो है, ये लाहौर में भी हुआ था जब लॉकडाउन लगा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लोग बच्चों को लेकर सैर करने निकल पड़ते थे रिश्तेदारों के घरों में। exactly. लॉकडाउन को अगर लॉकडाउन करना है और कराची की जो सूरत हाल है, बज़ाहिर तो मुझे ये नजर आ रहा है कि उनका फैसला दुरुस्त है। ठीक हो गया। बिल्कुल सही। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? दुरुस्त है फैसला? वैसे हमारा मुकम्मल लॉकडाउन एक टिकटॉकर ने मशवरा दिया है तो वो फनी साइन कि तमाम लोगों के अगर जो वैक्सीन नहीं लगवाते उनके मोबाइल बंद कर दिए जाए, सिम बंद कर दी जाए तो सारे लोग लगवा लेंगे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी जहाँ तक अभी बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, तमाम गवर्नमेंट्स, पंजाब की हो, सिंध की हो, फेडरल गवर्नमेंट्स हो, यकीनन वो अच्छे इंतजाम कर रही हैं और वो लॉकडाउन एक दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, सिंध भर में फिर मजबूर कर दिया है। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, मतलब अब सारे बंदे पब्लिक पूरी तरह समझ दिया कोरोना के नुकसानात को, वैक्सीन के फ़ायदे को। अब मेरे ख्याल में हर बंदे तक पहले तो था शऊर दिया जाए, मुहिम की शुरू की जाए, लोगों को बताया जाए, मीडिया के ज़रिए वैसे ही बताया जाए, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हर बंदे तक ये बात पहुँच गई है। सही। अब ये जिम्मेदारी इंतज़ामिया से ज़्यादा हमारी इनफरादी हो गई है। एग्जैक्टली। हम सबको, हर शख्स को, एक घर के बंदे को, आप देखें स्कूल भी पंजाब में 2 अगस्त से खुल रहे हैं, कॉलेज भी खुल रहे हैं, तो इस तरह ये जो बीमारी है वो भी उसमें भी तेज़ी आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। इंतज़ामिया से ज़्यादा अब हमारी जिम्मेदारी है। कितने लॉकडाउन लगाएंगे, स्मार्ट लगाएंगे, फुल लॉकडाउन लगाएंगे, क्या करेंगे? अब ये सारा खेल इनफरादी तौर पर हर बंदे के अपने हाथ में है और अपनी जिम्मेदारी खुद समझें। उसको अपनी जान बचानी है, अपने बच्चों की भी, अपनी फैमिली की। मैं समझता हूँ कि अब मुआशरे के पाकिस्तान में हमें मुआशरती सतह पर इस एफर्ट को इनफरादी सतह पर मजबूत करना है और मजबूत करना है। और इस जंग में हर बंदे ने, आपके प्रोग्राम की वसासत से मैं कहूँगा कि हर बंदे ने खुद अपने घर को बचाना है, अपने ख़ानदान को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने दफ्तर वालों को बचाना है। और ये सब ने इसको मजाक ना ले, खुदा के लिए ये मजाक नहीं है। बिल्कुल सही। जब आप ये रवैया नहीं अपनाएंगे तो फिर हुकूमतों को लॉकडाउन करने जिनके घरों में ये नुकसान हो चुका है उनको देखें कि वो तदफीन के लिए भी नहीं पहुंच सके। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा खेल अपने इनफरादी तौर पर हमें देखना है, कोशिश करनी है और इंतजामिया तो अपनी एफर्ट करती रहेगी जहाँ जहाँ जरूरत। और सबसे बड़ी एग्जांपल फयाज साहब इंडिया की है, क्योंकि ये वही वायरस कहा जा रहा है। हमारे सामने रिसेंटली भी वहाँ पर क्या हालात हुए हैं। सही बात है, जब सिंध ने देखा है कि अवामी सतह पर नई लोग इसकी परवाह करते हैं तो उन्होंने लॉकडाउन किया और ठीक
जरूरी है, ठीक है, आप एक बिल्कुल सही। इंडिया की मिसाल दी है। इंडिया का कहना है कि 4 लाख 4.25 लाख लोगों की डेथ हुई है। अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया में 47 लाख लोग मरे। एग्जैक्टली श्वेता साहब, जो हालात वहां पर थे वो हमारे सामने ही थे, ढके छुपे तो नहीं थे। हामिद खान साहब क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी तो स्मार्ट लॉकडाउन से सूरत हाल को बार बार कंट्रोल किया गया है, तो सिंध में इस तरह से जो मुकम्मल लॉकडाउन है वो क्यों लगाया गया, तो क्या जरूरी था? सुमेरा, डेल्टा वायरस ने वाकई बड़ा सख्त परेशान कर दिया है पूरे पाकिस्तान को, और परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जिस अंदाज में मुस्बत शरह जो है वो बढ़ती जा रही है और कराची में 25% तक चली गई, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सिंध हुकूमत के लॉकडाउन लगाने का, तो सिंध हुकूमत मेरा ख्याल है कि हर बार प्रोएक्टिव एक्शंस लेने पर यकीन रखती है, और वो समझती है कि चूँकि कराची करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला शहर है, इसलिए वहाँ पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो इस हवाले से उनका जो लॉकडाउन का इक़दाम है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ कि अगर कंट्रोल करने के लिए कहीं कराची जैसे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ता है तो हुकूमत का इस्तेहकाक है और वो उस लगाने पर हक बजानिब हैं। लेकिन उसके साथ साथ दिहाड़ीदार गरीब का जो है वो उसको कोई बैकअप प्लान दें, उसको किसी तरह से सपोर्ट करें। हुकूमत मिलके NCOC असद उमर साहब आगे आएँ, उन्होंने ऐलान भी किया है, तो उनका आगे आना ज़रूरी है, और उस सूरत हाल से निपटने के लिए सबका मिलकर काम करना ज़रूरी है। सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, डेल्टा वायरस जहाँ चीन के 5 शहरों में फैल गया है, यूरोप में भी फैल रहा है, वहाँ पर इसका फैलना जो है वो उस तरफ भी नज़र आ रहा है, और बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ पर ज़रूर ये ख़तरे की घंटी बजा चुका है। सिंध हुकूमत का इक़दाम जो है वो मैं समझता हूँ मजबूरी है, तो अल्लाह खैर करे, इसकी अब मजबूरन बादिल नाख्वास्ता हमायत करनी ही ज़रूरी है, और NCOC के लिए लाजिम है कि मज़ीद इक़दामात करके अवाम को डेल्टा वायरस से महफूज रखा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हामिद खान साहब, आप बजाय इस बहस में पढ़ने की कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए या स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, क्यों ना जिस तरह से फयाज साहब ने कहा कि हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है हम उनको पूरा करें। डे फर्स्ट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बल्कि दुनिया में जहां भी इस बारे में बात की जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि आप SOPs को फॉलो करें, जितने भी कोरोना को लेकर SOPs हैं उनको फॉलो करें, खुद भी फॉलो करें, अपने बच्चों को भी, अपने बुजुर्गों को भी, ताकि इस मोहलिक वबा से हम अपने आप को महफूज रख सकें। और वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन अब अवेलेबल है, और इसका फायदा उठाएं, आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और हुकूमत ने हमारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा की हैं। शेख साहब कुछ कहना चाहते हैं? छोटी सी बात मुझे याद आई है, हम पाकिस्तान में तवक्को कर रहे हैं कि लोग खुद लगवाएं। न्यूयॉर्क के मेयर ने ये ऐलान किया है कि वैक्सीन लगवाने वाले हर शख्स को $100 दिए जाएंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिम बंद होगी, मेरा ख्याल है ये बड़ा लॉस है शेख साहब, $100 से ये कौम आसियान के सिम बंद किए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। सैयद शहबुद्दीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फैज बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया, आप इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।